हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के विषय को देखेंगे। आज का जो वीडियो है वह भारतीय संविधान और लोक व्यवस्था के आखिरी अध्याय है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG कैग भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो CAG का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? कैग होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। इसके बाद है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। तो जो महान्यायवादी होता है वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसमें बोल भी सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। अगला पॉइंट है, भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग कहते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को अगर मान्यता देनी है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पे तो वह निर्वाचन आयोग देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। यदि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल में परिवर्तन करना है तो कौन करेगा? संसद करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है, केंद्र स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब हम लोग वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। तीसरा राष्ट्रीय पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। अगला है बहुजन समाज पार्टी, यह भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। अगला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा एवं तारा है। फिर अंतिम जो राष्ट्रीय पार्टी है वह है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। जो समाजवादी पार्टी है वह राज्य स्तरीय पार्टी है। अगला है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची तैयार करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। तो चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं? चुनाव आयोग के कार्यों के अंतर्गत आते हैं चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करना। अगला पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उसको हटाने के 2 ही आधार होते हैं, एक है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता। और उसको जो हटाता है वो कौन हटाता है? उसमें संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है विशेष बहुमत के
से, और राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगला पॉइंट है, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मत द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगला पॉइंट है, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। फिर अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होता है। तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो इन दोनों में से। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में समाहित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके बाद अगला पॉइंट है, संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करता है। तो जिन राज्यों में 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पे 3 स्तरीय प्रणाली लागू करनी है पंचायती राज की। अगला पॉइंट है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को शामिल किया गया। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट है। तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची का में है? 10वीं अनुसूची में है। अगला पॉइंट है, संचार राज्य सूची का विषय न होकर केंद्र सूची का विषय है। इसके बाद है, सिंचाई, कानून व्यवस्था व कृषि ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। अगला पॉइंट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है। अगला पॉइंट है, खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो खदान, तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि जंगल, वन समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो जंगल या वन किस विषय के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। नागरिकता, बैंकिंग, डाक और तार ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। इसके बाद है, अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास रहेंगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला तथा गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इसके बाद है, बोडो, डोंगरी, संथाली तथा अंग्रेजी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। तो कौन सी भाषा उसमें सूचीबद्ध नहीं है 8वीं अनुसूची में? तो उसमें अंग्रेजी सूचीबद्ध नहीं है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला पॉइंट है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है।
यह संघ सूची में शामिल नहीं है। तो जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अगला पॉइंट है, सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। अगला पॉइंट है, चेलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव दिया था। चेलैया समिति का संबंध किससे है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं और लोकसभा के 30 सदस्य इसमें होते हैं। अगला पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता था। इसका एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता था जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। इसके बाद है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। अगला पॉइंट है, ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संविधानेतर प्राधिकार है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला पॉइंट है, साक्षर समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से तथा उनके साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से है। अगला पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की थी। अगला पॉइंट है, बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है, अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। तो 2 स्तरीय प्रशासन लागू करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने का सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है, सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी। तो सरकारिया समिति केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। अब हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, इसमें भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग सच्चाई के पथ पर और अक्षय आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कौन तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगला पॉइंट है,
संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राज्य चिन्ह को, भारत के राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है, इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, तो जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंकित किया गया। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो अगला पॉइंट है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जिसे उनकी रचना गीतांजलि से लिया गया है। अगला पॉइंट है, वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम को आनंदमठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। अगला पॉइंट है, गंगा की डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम प्लैटानिस्ता गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीजीव के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीजीव कौन है? डॉल्फिन है। अगला पॉइंट है, भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद है, वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब अगला पॉइंट है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अर्थात लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला थे। तो नेल्सन मंडेला किसका अनुसरण करते थे? महात्मा गांधी का। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता है। अगला पॉइंट है, यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है। इसके बाद है, केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पदक्रम का सही अनुक्रम सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर निदेशक, फिर उप सचिव तथा अवर सचिव हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? न्यूरेमबर्ग में। अगला पॉइंट है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय पंचायत। अगला पॉइंट है, देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया।
इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद है, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। इसके बाद है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देश हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। अगला पॉइंट है, सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। इसके बाद है, वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। तो प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1951 में, स्वतंत्रता के बाद। अगला पॉइंट है, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो शिवरमन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड से है। अगला पॉइंट है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। अगला पॉइंट है, एयरफोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। अगला पॉइंट है, इजराइल का संबंध ब्रिक्स से नहीं है। अगला पॉइंट है, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद है, मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। तो मालदीव कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। अगला पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद है, फेरा का विस्तारित रूप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। अगला पॉइंट है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर थे। इसके बाद है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में ऋषि सुनक हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध उदाहरण लोकतंत्र सरकार जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। इसके बाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान का नाम व्हाइट हाउस है। इसके बाद है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला पॉइंट, लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। इसके बाद है, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। अगला पॉइंट है, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस माध्यम द्वारा किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। तो शिमला समझौता किससे संबंधित है? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, जिसके अंतर्गत विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। अगला पॉइंट, अरस्तु ने कहा मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद है, यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। अगला पॉइंट है, लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन है? अन्ना हजारे। अगला पॉइंट, फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था? तो फांसीवाद का समर्थक था मुसोलिनी। इसके बाद हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानता है, कि गैर अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। इसके बाद है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका,
ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 सदस्य हैं। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यूएनओ को संविधान को चार्टर कहते हैं। यूएनओ के संविधान को क्या कहा जाता है? यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। इसके बाद है, नाटो की वर्तमान संख्या कितनी है? 30 है। इसमें अब फिनलैंड जुड़ गया है, जिसके बाद इसकी संख्या 31 हो गई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि 1 वर्ष होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके बाद है, स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। इसके बाद अगला पॉइंट है, जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और लास्ट में है, भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और साथ ही घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और लोक व्यवस्था का जो भी टॉपिक था वह पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।